अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामला पर बात करते हैं। आज आप कह सकते हैं कि एक तारीखी डेवलपमेंट हुई है सऊदी अरेबिया में, जहां पर मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस तारीखी मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए। ये मुआहदा उसी सिलसिले की कड़ी है जो पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जॉइंट डिफेंस पैक्ट हुआ था, और उसके बाद से ही तुर्की ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो इस मुआहदे का हिस्सा बनना चाहता है, और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने भी इसको वेलकम किया था। अब बाकायदा तौर पर ये एक मुआहदे की शक्ल इख्तियार कर गया है, और इसमें जो मुआहदे की सबसे अहम शिक है कि तीनों मुल्क यानी कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की, अगर किसी एक पर भी कोई आर्म्ड अटैक, कोई फौजी हमला होगा तो वो तीनों मुल्कों के ऊपर एक हमला तस्वुर किया जाएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तीनों मुल्क एक यूनिक जो एस्पेक्ट है वो टेबल पर लाते हैं। पाकिस्तान समझा जाता है कि एक स्ट्रांग फौजी ताकत है विद न्यूक्लियर वेपन्स। सऊदी अरेबिया के पास काफ़ी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, और जो तुर्की है वो जाना जाता है दुनिया में जो बेहतरीन जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, उनकी नेवी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इवन के वो 5th जनरेशन लड़ाका तैयारा जो है उस पर भी इस वक्त काम कर रहे हैं। तो शहबाज, ये जो तीनों मुल्क हैं, एक तो मुस्लिम के बहुत स्ट्रांग और अहम मुल्क हैं, और तीनों मुल्क जैसे मैंने कहा कि एक यूनिक एस्पेक्ट ऑन द टेबल ये जब डिफेंस पैक्ट की बात करें तो उस हवाले से लाते हैं। तो इट इज़ आई थिंक क्वाइट अ शिफ्ट इन द रीजन के ये तीनों मुल्कों ने बाकायदा तौर पर जो ये जॉइंट डिफेंस पैक्ट साइन किया है। इट इज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, और ये ऐसा एक इवेंट नहीं था, बहुत अरसे से इस पे काम हो रहा था। आपने भी इस पे लिखा भी, ट्वीट भी किया। तो ये चीज़ें जो थी वो एक राइट डायरेक्शन में जा रही थी। बट इसमें जो बॉटम लाइन है वो वही है जो बिल्कुल आपने आखिर में बात की कि जो तीनों कंट्रीज हैं उनकी यूनिक उनकी स्ट्रेंथ्स हैं। पाकिस्तान द ओनली न्यूक्लियर कंट्री इन द वर्ल्ड, मुस्लिम न्यूक्लियर कंट्री इन द वर्ल्ड। सऊदीया के पास ज़खायर भी हैं तेल के, और उसके पास पैसा भी है, और तुर्किया के पास उसके पास जदीद टेक्नोलॉजी। अब इसके साथ इसको एक और जो एंगल से अगर देखा जाए तो तीनों जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी अपने अपने स्ट्रेंथ के साथ उनके अपने अपने जो एक है वो उनके इश्यूज भी हैं, रीजनल उनकी जो पोजीशंस हैं उसके हवाले से भी देखा जाए। अब ये जो सारी चीज़ें हैं टुडे, आज तो इस चीज़ पे बात हो रही है ना कि ये मुआहदा हो गया, और जिसमें जो सबसे अहम बात ये है कि किसी एक मुल्क के ऊपर हमले का को तस्वुर किया जाएगा, तीनों ममालिक के ऊपर हमला, ये सबसे अहम चीज़ है। और इसमें तीनों ममालिक के उनकी अपनी अपनी उनके रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। पाकिस्तान का इंडिया के साथ है, सऊदी अरेबिया का आपको पता है कि आजकल यमन के साथ इश्यूज चल रहे हैं, टर्की का जो है वो ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ, मेनली उनका जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर, और फिर टू एन एक्सटेंट इसराइल, बट वो एक उनका एक डिफरेंट उनकी एक है उनकी एक उनके रिलेशनशिप। तो अगर इस बैकग्राउंड के अगर साथ आप इसको देखें तो अभी जैसे छोटी मोटी झड़प जो यमन के अंदर हो रही है, और पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियरली इसको स्टेट कर दिया था कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला होता है फ्रॉम एनी साइड इट विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन पाकिस्तान। तो क्या ये जो मुआहदा है ये एक ब्रॉडर अम्ब्रेला के तौर पर काम करेगा, या बिल्कुल हर माइक्रो चीज जो है इसकी डोमेन के अंदर आ गई है? देखें, बुनियादी तौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इस जो मुआहदे का जो पर्पज़ है, जब आपने लिखा है डिफेंस, तो ये इसका एक डिफेंसिव पर्पस है। इसको डिटर करना है कि जो भी तीनों मुल्कों के जो एडवर्सरीज हैं उनको एक पैगाम देना है कि अब तीनों मुल्क जो हैं वो इकट्ठे हैं। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि शायद इसका ये मतलब भी ले जा रहा हो कि ये कोई ऑफेंसिव एक मैकेनिज्म है कि किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ है। इसका पर्पस जो है, आई थिंक जो सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने जॉइंट डिफेंस पैक्ट साइन किया, उससे पहले उसकी जो सबसे बड़ा मुहरक था कि जिस तरीके से इजराइल ने अपना जो एक्सपैंड किया था, एक्सपेंशनिज्म, उसने दोहा तक को टारगेट किया, तो उसके बाद सऊदी अरेबिया को भी रियलाइज़ हुआ कि हम अमेरिका के ऊपर तो रिलाई नहीं कर सकते, हमें अपनी जो ऑप्शंस हैं उनको डाइवर्सिफाई करना है। फिर पाकिस्तान ने ऑलरेडी अपने क्रेडेंशियल्स इस्टेब्लिश किए थे जो पिछले साल मई में भारत के साथ हमारा मार्का हुआ था। तो उसके बाद सऊदी अरेबिया को लगा कि पाकिस्तान के साथ एक ऐसा मुआहदा होना चाहिए। हालांकि सिंस 80s हमारे सऊदी अरेबिया के साथ इस तरह के अरेंजमेंट चलते आ रहे थे, बट उसको फॉर्मल कर दी गया। लेकिन जब ईरान और अमेरिका की जंग हुई तो उसके बाद यकसर जो है हालात बदल गए, और तुर्की ने इंटरेस्ट शो किया था कि वो इसमें शामिल होना चाहते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने भी इसको वेलकम किया। तो ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि आई थिंक तीनों मुल्कों का ख्याल है कि पोस्ट ईरान यूएस वॉर
इस रीजन में बहुत सी तब्दीलियां ऑलरेडी आ चुकी हैं, बहुत सी तब्दीलियां आएंगी। तो वो जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी, ट्रेडिशनल जो अलायंसेस थे पहले, अगर सऊदी अरेबिया अमेरिका के ऊपर रिलाय कर लेता, डोंट फॉरगेट दैट तुर्की इज आल्सो पार्ट ऑफ नेटो, शायद उस तरीके से वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ना कर सके। कहा जा रहा है कि यूरोप की जो रेलेवेंस है वो खत्म हो गई है, नेटो का जो हाल अमेरिका ने किया है। तो इसको देखते हुए आई थिंक इन मुल्कों को लगता है, खास करके गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान विद अ स्ट्रांग मिलिट्री, हमने एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं, तो ये वो मुहरकात है जिन इन्होंने तीनों मुल्कों को इकट्ठे किया। और इसमें यह भी इम्कान मौजूद है कि और जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जो इसके प्रिंसिपल्स के ऊपर एग्री करेंगे मुस्तकबिल में, वो शामिल हो सकते हैं। और इसमें क्योंकि तीनों मुल्कों का ये ख्याल है, खास करके तुर्की का भी ये ख्याल है कि इसको कोई स्पेसिफिक जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उसका लेबल नहीं लगना चाहिए। जो भी बाकी मुल्क, क्योंकि लार्जर जो इन तीनों मुल्कों का इंटरेस्ट है कि एक तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एक पूरे रीजन के अंदर जो उनके अपने इंटरेस्ट हैं उनको उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो मुस्लिम दुनिया के इंटरेस्ट है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि जो बाकी ममालिक हैं पोटेंशली उसमें बात आ रही है, कतर भी हो सकता है कि वो शामिल हो जाए, फिर इसी तरीके से इजिप्ट का भी नाम आ रहा है, सोमालिया के साथ भी उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इसी हफ्ते पाकिस्तान के दौरे पर थे। तो ये इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, और ये शो कर रहा है कि जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड ऑर्डर था वो अब खत्म हो गया है, और हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अब आपको नजर आएगा इस तरह के छोटे छोटे जो अलायंसेज हैं उसके जरिए अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको एडवांस करेगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली उसमें आई थिंक पाकिस्तान इज एमर्जिंग एज अ की प्लेयर। कामरान, इसमें एक चीज जो है जिसके ऊपर चेक लगाना बहुत जरूरी है, इस पर फर्दर भी बात करेंगे डिफेंस एस्पेक्ट के ऊपर, वो इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। इस किस्म में जब मुआहदे होते हैं, जैसे खासतौर पर पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, तो उसके साथ उम्मीदें लगी थी कि अब सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी, और हमारी तरफ से भी ऐसे प्रपोजल्स फ्लोट किए गए कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स के या कर्जे लेंगे या हमको 10-10, 15-15 साल के लिए रोल ओवर करवा लेंगे। मेरा ख्याल ये इन दोनों चीज़ों को अलहदा करके देखने की ज़रूरत है। अगर तो कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आनी है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक है। अगर हमारी फिस्कल पॉलिसी सस्टेनेबल है, हमारी जो है ओवरऑल इकोनॉमी सस्टेनेबल है, टैक्सेशन पॉलिसी कंपेटिटिव है, हमारी एनर्जी पॉलिसीज कंपेटिटिव है, और पाकिस्तान के अंदर जो फैक्ट्री लगाएगा और यहां से अगर माल बना के वो यूरोप को, अमेरिका को बेचता है तो वो सस्ता होना चाहिए बांग्लादेश से, इंडिया से। तो कुछ ऐसी जो तवक्कुआत लगाई जा रही हैं, जो कुछ आपने देखा डिबेट भी मुख्तलिफ जगहों पर सोशल मीडिया पर ये शुरू भी हो कि पाकिस्तान के लिए इसके लिए इकोनॉमिकली क्या बेनिफिट्स हैं, ये थोड़ा सा इसको चेक करने की जरूरत है। और सेकेंडली मेरा ख्याल है कि ये जब हम इस तरह के मुआहदे करते हैं और उसके साथ ये उम्मीदें लगा लेते हैं कि अब हमारे कर्जे रोल ओवर हो जाएंगे, हमें मजीद कर्जे मिलेंगे, तो हम अपने आप को वो जो हमारा स्टेटस होता है एज ए इक्वल पार्टनर, हम उससे अपने आप को एक लेवल नीचे ले आते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है, हमें इन दोनों चीजों को सेपरेट करना। इकोनॉमिक रिलेशंस ठीक है, ये सप्लीमेंट करेंगे ये मुआहदे, आपका ट्रस्ट होता है कि अब मुश्किल वक्त में ये तीनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, बट दैट डज नॉट मीन कि हमारे लिए कोई फ्री इकोनॉमिक लंच लेके खड़ा हुआ है। हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे ओपिनियन मेकर्स को, हमारे इन्फ्लुएंसर्स को इन दोनों चीजों को सेपरेट करके देखना है। बिल्कुल देखना चाहिए, और आई थिंक इससे एडवांटेज सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान को एक लेवरेज जरूर मिली है। और इसमें जैसे मैंने कहा कि अब जो दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं, जब तक कोई नया ऑर्डर नहीं आता तो उसमें शायद डिफेंस के ऊपर ज्यादा स्पेंडिंग की जाएगी। और पाकिस्तान गिवन द फैक्ट कि हमारी एक्सपर्टीज हैं, और जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट की आप बात करें तो डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक बहुत बड़ी अब इंडस्ट्री है, तो उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसमें आई थिंक जो एक और जो सबसे बड़ा जो इससे जो अभी तो इनिशियल ये स्टेज है ना, जो शिफ्ट आएगा, डोंट फॉरगेट कि आज से आप 5-6 साल पीछे चले जाएं, अरेबिया और तुर्की के को ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान को उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। वो कुआलालंपुर समिट अच्छी तरह से हमें याद है कि एक टाइम के ऊपर आपको भी भुगतना पड़ा। जी बिल्कुल, वो मुझे कभी भूल नहीं सकता। तो आप देखें कि एक वक्त के ऊपर सऊदी अरेबिया और तुर्की आपस में कंपीट कर रहे थे, बिकॉज बोथ थिंक कि दे आर द लीडर इन द मुस्लिम वर्ल्ड। आज उन्होंने अपने जो भी उनके पहले इश्यूज थे उनको सेटिसाइड किया है, एंड दे जॉइन देयर हैंड्स टुगेदर। एक तो ये तब्दीली, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पिछले चंद सालों के अंदर अगर आपने देखा हो तो हमारे जो रिवायती गल्फ के अंदर जो सपोर्ट हमें मिलती थी अरब ममालिक से व्हेन इट कम्स टू इंडिया, वो सपोर्ट हमारी खत्म हो रही थी। अगर आप देखें सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं भारत के साथ,
पिछले कुछ अरसे में, कुछ सालों में बहुत उसमें बेहतरी आई। इनफैक्ट जो सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान है, उन्होंने भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई करार दिया, उनको जो हाईएस्ट सऊदी अरेबिया का सिविल अवार्ड है उससे नवाजा। लेकिन पिछले 1-1.5 साल के अंदर उसमें तब्दीली आ गई है। अब अगर आप ये इक्वेशन देखें, जो इसकी जो इम्पैक्ट है, शायद बहुत से लोग इसको मिडिल ईस्ट के लेंस से देख रहे हैं, ईरान के पर्सपेक्टिव से। अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें, तुर्की तो पहले ही हमारे साथ था और इंडिया में उस पर तनकीद भी हुई कि देखें इंडिया और पाकिस्तान का जब मार्का हुआ तो इंडिया के साथ तो कोई भी नहीं खड़ा था सिवाय शायद इजराइल के, और एक तालिबान की स्टेटमेंट उनके हक में आई। पाकिस्तान के साथ एक्सप्लिसिटली कम से कम 3 मुल्क खड़े थे, आजरबाईजान था, उसमें चाइना था, उसके अंदर तुर्की था। अब आप इमेजिन करें कि वो जो इस पाकिस्तान का ये जो जॉइंट डिफेंस पैक्ट हुआ है, तो फ्यूचर में अगर इंडिया के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्लियरली एक की जो अरब मुस्लिम गल्फ कंट्री है दैट इज पिवटेड अवे फ्रॉम इंडिया, सऊदी अरेबिया जो है। अब सऊदी अरेबिया और इंडिया की उस तरीके की जो, क्योंकि इसमें गिव एंड टेक है ना, अगर हम सऊदी इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि सऊदी हमारे इंटरेस्ट को वॉच करेंगे। तो इसकी जो फार रीचिंग इम्प्लीकेशन है, नॉट जस्ट व्हेन इट कम्स टू गल्फ, बट जो साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है उस पर भी असर पड़ेगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आई थिंक कुछ लोग इसको इस एंगल से भी देख रहे हैं कि शायद ये ईरान के लिए पैगाम है। आई लुक एट इट फ्रॉम डिफरेंट लेंस। इसमें इसको इस तरह से देखने की जरूरत है कि जो सबसे मेन रीजन है कि ईरान ने जो रिटेलिएट किया अमेरिका और इजराइल के हमलों के जो गल्फ कंट्रीज को, कि वहां पर अमेरिकी बेसिस थे और वो कहते थे कि वो बेसिस उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और आप इमेजिन करें कि अगर इन गल्फ कंट्रीज के अंदर ग्रेजुअली, नॉट ओवरनाइट, अगर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो रोल पाकिस्तान और तुर्की के पास आ जाता है तो मेरा ख्याल है कि ईरान को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ईरान भी मेरे ख्याल में कई मरतबा सोचेगा कि किसी और मुस्लिम कंट्री के खिलाफ इस तरह का वो करने का, शायद वो इस तरह के अरेंजमेंट से कंफर्टेबल भी हो। लेकिन उसमें दूसरा उसकी एस्पेक्ट, आई थिंक इजराइल को भी आप नजरअंदाज मत करें। दे विल ऑल्सो बी वेरी क्लोजली वॉचिंग दीज डेवलपमेंट्स, क्योंकि आपने तुर्की का जिक्र किया, कुछ लोगों का ख्याल है कि इजराइल का अगला जो टारगेट है वो तुर्की हो सकता है। तो इसके अंदर आई थिंक बहुत से फैसेट्स हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में जब इस पर डिस्कशन होगी तो बहुत सी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, बट इट्स अ रिमार्केबल। ईरान का जो अमेरिकन एसेट्स हैं खित्ते के अंदर, उसके अगेंस्ट अटैक करना, उनको निशाना बनाना, उसकी कॉनोटेशन और हो जाती है। और ईरान का एक ऐसे मुल्क के साथ जिसके साथ उसके ब्रदरली रिलेशन है पाकिस्तान, उसके साथ एक बिल्कुल डिफरेंट कॉनोटेशन। आपके बॉर्डर जब आपके हों मुश्तरका तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो सकती हैं, वो फिर दोनों साइड पर वो चीज़ इक्वली अप्लाई करती है। एक चीज़, दूसरा जो आप बात कर रहे थे जैसे सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात, ये दो ऐसे ममालिक थे जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के बहुत करीब हुए, लेकिन उसकी जो बुनियादी वजूहात थी वो उनकी इकोनॉमी थी, उनकी इकोनॉमिक रिलेशंस थे, उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी, क्योंकि इनका जो 2030 विजन है मोहम्मद बिन सलमान का, क्राउन प्रिंस का, उसमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वो उनका जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर उनकी इकोनॉमी का रिलायंस है उससे वो शिफ्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ जो इकोनॉमी के जो उसके दूसरे एस्पेक्ट्स होते उसकी तरफ वो जा रहे थे। पाकिस्तान अगर सारे अरसे में अगर देखें, अगर जो एक मोहसिन नकवी साहब ने भी बात की थी, उनकी जो एक स्पीच थी जिसमें उन्होंने कहा जी कि बाहर से जो भी आप करके आते हैं घर आके आप उसको कैश नहीं कर सकते। जो आप जितनी पाकिस्तान ने जो नेकी कमाई है या उनकी जो नेकी, शायद इसके लिए तो बेहतर बनना हो, बट उनकी जो हमारी जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो एक इम्प्रूव हुई है, तो उसको पाकिस्तान में ट्रांसलेट वो क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा कि जब आप किसी दूसरे मुल्क के जो सरबराह उसको आप हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद एक साहब खत लिखे कि जब हम आपका कर्जा वापस नहीं कर सकते तो इसको रोल ओवर कर दें, ये पॉलिसी अब पाकिस्तान को खत्म करना पड़ेगी। अगर पाकिस्तान ने इक्वल्स की तरह खेलना है ममालिक के साथ, इक्वल्स वाले रिलेशंस रखने हैं, तो फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इसके लिए जो फंडामेंटल इकोनॉमिक चेंजेस और जो सबसे जो बुनियादी चेंज है कामरान, ये डिफेंस एग्रीमेंट के बाद ये जो माइंडसेट आ गया ना हमारे हुक्मरानों का, वो इस एक हुकूमत की बात नहीं है। कर्जे लेकर मुल्क चलाओ और गैर मुल्की जो फॉरेन कंसल्टेंट्स हैं वो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज आके बनाए। इससे जब तक हम बाहर निकले हम तरक्की नहीं कर सकते, और ये उसी सूरत मुमकिन है कि जब हम अपनी जो ये जो मांगने वाली आदत है और हमारे कर्जों को रोल करने वाली आदत है, इससे हम बाहर निकलें। और मेरा ख्याल है कि डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर बहुत कुछ करने की जरूरत है, और खुद अगर जो वज़ीर दाखिला इन्फ्लुएंशियल नकवी साहब इसका इजहार कर रहे हैं, और ये बिल्कुल बात ठीक है कि अगर एक्सटर्नल और फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर हमें अगर इतनी कामयाबियां मिल रही हैं, लेकिन अगर हम अपनी दाखिली सूरत हाल को बेहतर नहीं करते तो फिर ये तमाम जो एडवांटेज है माजी में भी हमें मौके मिले उसको लूज कर देंगे। खैर, एक तो ये 3 मुल्कों के दरमियान ये आज जॉइंट डिफेंस पैक्ट हुआ है। इस हफ्ते के आगाज में भी एक और भी डेवलपमेंट हुई है, और वो एक 14 मुल्की मैरीटाइम डिफेंस अलायंस जो है सऊदी अरेबिया की क़यादत में बना है, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तुर्की है, इजिप्ट है, कुछ और उसमें ममालिक शामिल हैं।
वो भी आई थिंक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, जिसका पर्पस जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना, क्योंकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है एक सबसे बड़ा एक इशू बन गया है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक तरफ पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया का आपस में जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, उसके बाद ये जो 14 मुल्कों का अलायंस है मुस्लिम ममालिक का, इसमें बताया जा रहा है कि 43 कंट्रीज के आइदर मिलिट्री चीफ और सीनियर ऑफिशियल्स ने इन पर्सन या फिर थ्रू वीडियो लिंक उसमें शिरकत की थी, और EU के नुमाइंदे भी इसमें मौजूद थे। तो क्लियरली हर मुल्क जो है, हर जो रीजनल ब्लॉक है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस वक्त मुख्तलिफ जो प्लान्स हैं उनके ऊपर काम कर रहा है। एंड एज आई सेड कि पाकिस्तान इन प्लान्स में आई थिंक एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे ट्रंप इंतजामिया का कि वो पाकिस्तान में कौन सा बड़ा, डिस्पाइट उनके मुताबिक जो सिक्योरिटी रिस्क हैं उसके बावजूद पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए किस सेक्टर में तैयार हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी महाज के ऊपर जो बड़ी डेवलपमेंट है, कामयाबी भी है सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ जो जॉइंट डिफेंस पैक्ट आज साइन हुआ है मक्का में। तो दूसरी तरफ हमारे अमेरिका के साथ अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ताल्लुकात इंप्रूव भी हुए, और सबसे आम सवाल यही था कि वो जो ताल्लुकात में बेहतरी आई है सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक है, बयानात की हद तक है, या उसका कोई सब्सटेंशियल हमें फ़ायदा भी होगा। तो शहबाज, इस हफ्ते जो आपने भी खबर की कि ट्रंप आमिया जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती है, और बावजूद इसके कि जो उनके वटेवर रिस्क्स जो इन्वॉल्व हैं उसकी बावजूद, तो ये क्या डेवलपमेंट है, हाउ सिग्निफिकेंट दिस इज? देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात में बेहतरी पिछले 2 साल के अरसा में आई है, जो सेकंड टर्म है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें एक शुरू से कंसर्न ये रहा था कि क्या ये ट्रांजैक्शनल है या इस दफ़ा अमेरिकन जो है वो डिफरेंटली बिहेव करेंगे। और पिछले 1 साल से कम अज़ कम मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि जो अमेरिकन एम्बेसी है यहाँ पे, उनके जो हुकाम है वो उनकी मुख्तलिफ बैकग्राउंड इंगेजमेंट्स मीडिया के साथ भी हो रही थी, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी हो रही थी, और उसमें उनका एक ही कॉमन क्वेश्चन होता था कि हम पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात में बेहतरी कैसे लेके आएँ और किन एरियाज में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उनमें कितनी स्ट्रेंथ है कि अगर हमारी सरमायाकारी पाकिस्तान में आती है वो महफूज भी है और वो उसमें रिटर्न्स भी हैं और उस पर एक बेहतरी भी है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स हो रही हैं, इसमें एक जो पहली उनकी बैकग्राउंड ब्रीफिंग हुई है अमेरिकन एम्बेसी की मीडिया के साथ, उसमें, और ये फोकस सिर्फ क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर था। अब क्रिटिकल मिनरल्स का कामरान अगेन एक बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड ये है कि जो तकरीबन 60 के करीब जो ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो अमेरिका को इस वक्त चाहिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, मॉडर्न इकोनॉमी के लिए, और इस वक्त कहा यह जाता है कि ज़्यादातर जो ये ज़खायर है वो कंट्रोल है चाइनीज़ उनके ऊपर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके जो कमर्शियल इंटरेस्ट है, उनकी कंपनीज, चाइनीज़ कंपनी वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट कर रही है। और जो की फैक्टर है एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज वो तो हज़ारों करोड़ों साल से मौजूद हैं, उनको जो रिफाइन करना है वो जो टेक्नोलॉजी है दैट इज द की फैक्टर, और कहा जाता है कि इस वक्त चाइना इज लीडिंग दैट टेक्नोलॉजी। नॉट ओनली लीडिंग बल्कि उनका ओवरऑल इसकी एक मोनोपोली है चाइना की। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो अमेरिकन कांग्रेस है उन्होंने कोई $100 बिलियन मिनिमम एक फंडिंग जो है वो उन्होंने इंडिकेट की है, जिसमें वो फाइनेंसिंग करेंगे इस किस्म के प्रोजेक्ट की, जिसका आपने देखा जो पहला उसका जो प्रोजेक्ट था वो रेकोडेक का था। रेकोडेक उसकी जो टोटल लागत है वो $7.7 अरब तक अब रिवाइज उन्होंने की थी सितंबर 2025 में, जिसके लिए $3.5 अरब का कर्जा चाहिए, और $3.5 अरब के कर्ज में अमेरिकन जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक है उनकी एग्जिम बैंक, उन्होंने $1.25 अरब $1.25 अरब का कर्ज उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेट किया हुआ है। अब रेकोडेक जो प्रोजेक्ट है कामरान, वो इस वक्त एक ऐसी स्टेज के ऊपर है जो पॉज है, पॉज इन अ सेंस कि उसके ऊपर डेवलपमेंट हो भी नहीं रही, और मतलब वो बंद नहीं है, उस पर बहुत स्लो एक प्रोग्रेस है, और जो ख्याल था कि उसकी 2028 में उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, वो अब नहीं हो रही, और ये एक इशू वहां पे भी रेज हुआ। अब उस वो वजह जो उसके अंदर थी वो ये थी कि एक तो उसकी सिक्योरिटी उस एरिया में जो जिस किस्म के जो हालात अब बने हुए हैं बलूचिस्तान में, और दूसरा उसकी जो कॉस्ट इटसेल्फ थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गई, तो उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी के हवाले से। तो वो जो प्रोजेक्ट है जो अमेरिकन हुकाम ने भी अपनी बैकग्राउंड ब्रीफिंग में कहा, इस वक्त जो एक प्रोसेस को उसको रिव्यू किया जा रहा है, विच मीन्स कि प्रोजेक्ट की वो जो इंप्लीमेंटेशन है उसकी जो कमर्शलाइजेशन होनी है ऑपरेशंस की वो डिले है, और साथ बजट भी उसका रिव्यू। बट मोर देन दैट उसके अंदर जो एस्पेक्ट है जो आप सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं, 2-3 दफ़ा बड़े क्लियर उनसे क्वेश्चन जो अमेरिकन हुकाम के साथ कि जी आपका इसके ऊपर क्या व्यू है ये जो सिक्योरिटी का, तो उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी इज क्लियरली कंसर्न, लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं
वो ये वाला जो सिक्योरिटी रिस्क है वो लेने को तैयार है। पहले अगर आपकी भी इंटरेक्शन होता रहता है अमेरिकन के साथ और बाकी फॉरेन एम्बेसीज के साथ भी, उनकी कंपनीज के साथ, वो ये कहते थे कि जी सिक्योरिटी की वजह से हम यहाँ पे काम करना हमारे लिए मुश्किल। अब वो ये कह रहे कि ये बात नहीं वो कर रहे, वो कह रहे बिल्कुल सिक्योरिटी एक रियल एक इशू है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकन कंपनीज यहाँ पे काम करने के लिए तैयार है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मिनरल सेक्टर और इन मिनरल्स की, क्योंकि दुनिया को अब इसकी जरूरत है कंप्यूटिंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और डिफेंस पर्पसेज के लिए। आपकी जो मोबाइल उसकी जो चिप्स हैं, आपकी सेमीकंडक्टर्स जो बनते हैं, उन सब में ये मिनरल, एटलीस्ट 3 ऐसे बड़े जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके जो ज़खायर हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। तो अब 3 किस्म की अमेरिकन जो है वो उसकी अप्रोच है, 3 प्रोंगों की स्ट्रेटजी लग रही है टुवर्ड्स पाकिस्तान मिनरल सेक्टर्स एंड माइंस। नंबर 1 जो मेजर मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपका रेकोडेक है, एक उनके अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिशियल ने बैकग्राउंड में ये कहा कि जी कि अगर इस किस्म का कोई और बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो हम उसको भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार। ये तो उनका टॉप के ऊपर है। सेकेंडली बहुत छोटी छोटी माइंस भी हैं, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, गिलगित के अंदर। तो जो अमेरिकन कह रहे हैं कि वो अब ये छोटी छोटी जो माइंस हैं इनको खरीदने के लिए वो तैयार और खरीदेंगी इनकी कंपनीज, चाहे वो चंद मिलियन डॉलर्स की माइन हो। तो आप स्केल एक साइड पर रह गया और पेनिट्रेशन उसके साथ दूसरी चीज आ गई। और तीसरी चीज जो माइंस अभी पाकिस्तानी जो कुछ प्राइवेट भी हैं, जो कुछ एंटिटीज हैं जिनके कंट्रोल में है, वो जो माइंस हैं जिनका कंट्रोल किसी भी तरीके से उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है अमेरिकन की, या वो खरीदी नहीं है, उसके वहां से जो एक्सट्रैक्शन हो रही है उसको रॉ फॉर्म में यहां से वो बाहर लेके जा रहे हैं या जाएंगे दूसरे ममालिक में, उसको प्रोसेस करके फिर अमेरिका उसको वो करेंगे, शिप करके वहां पे उनका इस्तेमाल। तो ये जो एक चीज है, दिस शोज कि इस दफा एटलीस्ट मिनरल सेक्टर की हद तक जो अमेरिकन यहाँ पे इंटरेस्ट है वो शॉर्ट टर्म नहीं है और ट्रांजैक्शनल है, वो भी नहीं है। और ये अंडरस्टैंडेबल भी है, क्योंकि जो क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज हैं दैट इज द फ्यूचर फॉसिल फ्यूल। क्योंकि जब ये तेल दरियाफ्त हुआ था तो उस वक्त कहा जाता था कि जिसके पास तेल के ज़खायर हैं तो वो या जो कंट्रोल करेगा तो वही रूल करेगा। अब फॉसिल फ्यूल को छोड़ करके फ्यूचर में ये जो क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज हैं, आई थिंक दे विल प्ले अ की रोल। अब इसमें जो अमरीकी इंटरेस्ट की अगर आप बात करें, बिकॉज ज़ाहिर है कि मुझे भी इतना तजुर्बा रहा, द फैक्ट कि उन्होंने इस इशू के ऊपर बैकग्राउंड ब्रीफिंग का अरेंज किया है विद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, इट ऑल्सो शोज, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत अरसे से उन्होंने ख़त्म कर दी थी। इसका मतलब है कि उनका इंटरेस्ट जो है वो रिवाइव हो रहा है। बट इसमें जो सबसे क्रिटिकल एक फैक्टर है, क्योंकि वैसे तो चाइना बहुत से शोबों में अमेरिका के साथ कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है और कहा यह जाता है कि अभी भी शायद चाइना को थोड़ा वक्त चाहिए टू रीच द लेवल ऑफ द यूएस। लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज उसके बारे में कहा जाता है कि चाइना को ये एज है और एक बहुत बड़ा उनको आप कह सकते हैं उनके पास लेवरेज है। अगर आप देखें ट्रंप इंतजामिया ने जब उन पर टैरिफ इंपोज किया तो उन्होंने एंड यूजर जो सर्टिफिकेशन है क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज की वो जारी कर दी। उससे पहले जो चाइनीज गवर्नमेंट थी उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर रही थी। सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक ऐसा टूल जो चीन के पास है जिसको इस्तेमाल करते हुए वो अमेरिका के खिलाफ या लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम अमेरिका की मदद करें जिससे चीन की वो लेवरेज कम हो तो हाउ चाइना विल रिएक्ट। देखिए कामरान, ये सबसे एक जो सिग्निफिकेंट चीज़ है वो ये है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, क्योंकि अब ये जो बैकग्राउंड जैसे हमने कहा कि अगर यूएस कांग्रेस एक फंडिंग दे रही है और स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए दे रही है तो इसका मतलब कि अमेरिकन किसी हद तक भी जाएंगे। और अगर अमेरिकन कंट्रोल लेते हैं तो क्या किसी का इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो वीकन होगा, खास एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ पाकिस्तानी एसेट्स और पाकिस्तान के जो मिनरल के जो ज़खायर हैं हमारे। कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं और कि हो सकता है कि अमेरिकन के साथ साथ चाइनीज भी इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे काम करें। अगर एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और वो जो कंपोनेंट है अगर चाइनीज़ को आउटसोर्स कर दिया जाए वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो तो ये भी हो सकता है, एक तरीक़ाकार हो सकता है कि उसकी जो कॉस्ट को कम करने का उनको एक कोई सब कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज़ का दिया जाए। इसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं, लेकिन एक जो चीज़ वाज़ेह है वो ये है कि 2015 के बाद ख़ास तौर पर अमेरिकन पॉलिसी टूवर्ड्स American political as well as उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान हैड चेंज बिकॉज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जब अमेरिकन पॉलिसी चेंज हुई, जापान की पॉलिसी भी पाकिस्तान के लिए चेंज हुई थी। जापान उस तरीके से पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिकली डील नहीं कर रहा था। ये बात दुरुस्त है कि सरसा में भी छोटी छोटी चंद मिलियन डॉलर्स की $2 मिलियन $3 मिलियन चाइनीज जापानीज ग्रांट आती, लेकिन जापानीज कोई बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे थे। इसी हफ्ते जो जायका है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, उनके जो हेड है उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मिले हैं, बाकी लोगों से मिले हैं जिसमें जो रेलेवेंट फेडरल मिनिस्टर्स थे उनके साथ मीटिंग हुई। तो जायका भी पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रहा है। अब जो वक्त ये बताएगा क्या ये एक ट्रेड ऑफ हुआ है कि
सीपेक आपको पता है उस तरीके से अब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। सीपेक अभी भी अलाइव है, लेकिन जिस स्पीड से सीपेक दौड़ रहा था वो पिछले 5, 7, 8 साल से नहीं दौड़ रहा। खासतौर पर 2017 के बाद सीपेक में वो प्रोग्रेस नहीं हुई जो 2014 से 2017-18 के पीरियड में हुई थी। तो जब ये सारी डेवलपमेंट हुई है तो अब उसमें देखने की बात ये है कि अगर जिस तरह आप फरमा रहे कि अमेरिकन आगे आते हैं, जापानीज भी आ जाते हैं, तो क्या चाइनीज आएंगे? लेकिन चाइना के अगर आप डेवलपमेंट अप्रोच देखें, जिनका उनका हमेशा एक नोशन रहा है और वो पब्लिकली कहते भी हैं शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, और वो चाइनीज शायद ये माइंडसेट नहीं है कि पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ जा रहा है तो वो चाइना के साथ काम नहीं कर सकता। हाँ, अमेरिकन माइंडसेट ये जरूर हो सकता है, क्योंकि अमेरिकन बड़े इसके आपको याद है सीपेक के टाइम पे जिस किस्म की वहां से उनके स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट आ रही, वो तो विद अस और अगेंस्ट अस वाली बात कर रहे थे ना। चाइना से आप इस तरह की डिक्टेट नहीं करता, बट आई थिंक दिस इज अ क्रिटिकल इशू। और जो जापान का भी आपने जिक्र किया, हालिया अगर आप देखें हफ्तों में, तो जापान के साथ पब्लिकली इस पर बहुत ज़्यादा कहा नहीं गया, बट मैंने इसके ऊपर एक एक्सटेंडेड आर्टिकल भी लिखा कि कुछ इश्यूज पाकिस्तान और जापान के दरमियान हुए हैं, और उसकी है कि इस वक्त जापान में जो मौजूदा उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं हॉकिश समझी जाती हैं, सिक्योरिटी के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है, एंटी चाइना है। फिर जो हाल ही में उन्होंने विजिट भी किया था भारत का, तो उसमें जो मुश्तरका एलामिया सामने आया, पाकिस्तान पर एक्सप्लिसिटली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाया गया, और उसका भी एक पस मंज़र है, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जब मई में विजिट किया था चीन का, तो उस मुश्तरका एलामिया में बराह रास्त तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे रेफरेंसेस थे जो जापान का ख्याल था कि जापान को हिट किया गया है। लेकिन इस तनाजुर में, जैसे शहबाज ने कहा कि जायका के हेड का पाकिस्तान का विजिट करना, सो दिस सीम्स के को रीसेट भी हो रहा है यहाँ पे। एंड अगेन जापान क्योंकि इत्तेहादी है अमेरिका का, आमतौर पर कहा जाता है कि जब रीजन के अंदर अमेरिका अपनी पॉलिसी तब्दील करता है तो उसके जो क्लोज एलाइज हैं उसकी मूवमेंट पर आपको नजर रखनी चाहिए। अगर जापान जैसे मुल्क जो हैं कहीं जाके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, एंगेजमेंट बढ़ा दें, तो इसका मतलब है कि वॉशिंगटन से उनको इशारा दिया गया है। एनीवेज, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे चीन से मुताल्लिक की, और वो क्या खबर है ब्रेक के बाद बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का हमने जिक्र किया, और उसमें कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, और ख़ास करके चीन ने पाकिस्तान में जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ास करके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है वहाँ पर काफ़ी काम किया है, और जो कराकोरम हाईवे प्रोजेक्ट है उसकी एक्सपेंशन का, रेनोवेशन का जो प्लान है वो काफ़ी अरसे से बातचीत तो हो रही है, लेकिन उसके ऊपर उस तरीके से काम नहीं हुआ। इस हवाले से एक डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान ने शायद कोई दरख्वास्त की है चीन से इस प्रोजेक्ट से मुतालिक, तो वो क्या है? दरख्वास्त अभी करेंगे। इसका बैकग्राउंड ये है कि चूंकि आपको पता है कि दयामिर बादशाह डैम भी बन रहा है, मोहम्मद डैम भी बन रहा है, इसके अलावा एक और बड़ा डैम उसके ऊपर दासू डैम के ऊपर भी काम हो रहा है। तो ये जो कराकोरम हाईवे है जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान सड़क के जरिए एक राब्ता है, इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन कोई 200 किलोमीटर प्लस का वो सबमर्ज हो जाएगा पानी के अंदर, जब ये डैम्स जो है वो उसके अंदर पानी छोड़ा जाएगा और उसमें जखीरा किया जाएगा। और हुकूमत का ये ख्याल है, जो इनकी जो टाइम लाइन्स हैं, कि मई 2028 में ये जो सड़क है ये पानी में डूब जाएगी। तो 2024 में एक मुआहिदा हुआ था, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, कि चीन जो है ये जो नई सड़क बनाने के लिए ऑल्टरनेट रूट, ताकि जो पानी में जो सड़क डूब जाएगी उसके ऑल्टरनेट नया रूट बनेगा, तो उसमें ये एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ये हुआ था कि चाइना इसके लिए 85% कर्जा फराम करेगा सड़क की, जो भी इसकी लागत होगी, और 15% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अरेंज करेगी। लेकिन 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। टाइम गुजर रहा है, दयामिर बादशाह डैम के ऊपर भी काम हो रहा है, तो दयामिर बादशाह के ऊपर भी काम की वो स्पीड नहीं है जो होनी चाहिए थी, बट एक फोकस ज़रूर है। तो ये जो अब एक नई सड़क बननी है कराकोरम हाईवे फेज़ 2, इसकी जो टोटल लागत है कोई 500 अरब रुपया या 1.8 अरब डॉलर। और इसकी अब चाइना ने ये प्रपोज किया है कुछ अर्सा पहले कि आप इसको एक फेज में ना बनाए, इसको 2 फेजेज में बनाए। और पहली फेज की उन्होंने 326 अरब रुपए की लागत दी है, 1.1 बिलियन डॉलर। लेकिन चाइनीज अभी तक 2 काम नहीं कर रहे। अब इसको आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें जो हम मैंने बात पहले कर रहे थे कि पिछले कुछ 50 साल से सीपेक के ऊपर कोई खास काम नहीं हुआ। अब ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा प्रोजेक्ट है। एक आपका ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट था, सीपेक के तहत बना था, एक आपका मुल्तान सक्खरवे मोटरवे बनी थी, और एक कोई और एक प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट जो है वो अटका हुआ है इस वक्त।
और चाइनीज जो एक फिजिबिलिटी स्टडी बनी थी उसके तहत इसकी जो फर्स्ट फेज की जो कॉस्ट निकली थी वो 326 अरब निकली। अब चाइनीज ये कह रहे हैं कि ये लागत बहुत ज्यादा, इसको रिव्यू करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ये तो जो कॉस्ट है ये तो आपकी एक ज्वाइंट फिजिबिलिटी हम दोनों कंट्रीज ने की थी उसकी बेस के ऊपर है। ये इशू है कामरान एक आउटस्टैंडिंग, और ये अब इस वक्त इसके अब चाइना ने पाकिस्तानी हुकाम जो है प्लानिंग वाले, इकोनॉमिक फेज वाले, रेल दूसरे NHA वाले, ये चाइनीज को रिमाइंडर्स दे रहे थे और चाइनीज जवाब नहीं दे रहे थे। जो आखिरी ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी की जो मीटिंग हुई थी CPEC की, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने ये इशू पिछले साल सितंबर में रेज किया था कि आप इसका एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट हमारे साथ कर लें और इसकी बिडिंग जो है वो एटलीस्ट आप कर लें। तो चाइना इसके ऊपर नहीं माना था। अब उनकी जो चाइना की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने खत लिखा है जी कि हम इसके ऊपर एक टेक्निकल जो इसका एक वर्किंग ग्रुप है ज्वाइंट, उसकी मीटिंग करने को तैयार है। वो मीटिंग होनी थी अगस्त के आगाज में, चाइना में कुछ इश्यूज थे फ्लड से रिलेटेड, तो वो मीटिंग अब पोस्टपोन हो गई है टुवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ टेंटेटिवली। उसके अंदर अब 2 इशू पाकिस्तान ने रेज करने का फैसला किया। एक तो ये कि आप इसके लिए जो है इसमें जो अगर बिडिंग होती भी और चाइना कर्जा देता भी है तो आप इसमें पाकिस्तानी कंपनीज को अलाउ करें कि वो पार्टिसिपेट करें। अभी तक जो चाइना की फंडिंग के साथ प्रोजेक्ट हो रहे हैं उसमें सिर्फ चाइनीज कंपनीज आ रही, 3 चाइनीज कंपनीज होती हैं, उसमें से एक को ठेका मिल जाता है, उनकी अपनी बिडिंग होती है। एक तो पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करने जा रहा है। दूसरा, पाकिस्तान का ये ख्याल था कि अगर अब भी चाइना इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर नहीं चलता तो फिर वो अपने वसाइल से इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की कोशिश करेगा। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है। इसके हवाले से इसी हफ्ते एक मीटिंग हुई थी CPEC रिव्यू की, उसमें ये चीज़ें तय हुई हैं। अब तय तो हुई हैं, अब आगे चाइना मानता है नहीं मानता, हमारे पास वसाइल है या नहीं। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जिस स्पीड से CPEC कभी होता था अब उसकी वो वाली स्पीड नहीं रही, स्पीड इसकी स्लो हो गई है। और स्लो होने की वजह से अब ये प्रोजेक्ट जो है जिसकी सिग्निफिकेंस चाइना के लिए भी है, पाकिस्तान के लिए भी तो है ही है, चाइना के लिए भी है कि चाइना को भी एक ऑल्टरनेट एक रूट चाहिए होता है, जो एक स्ट्रेटजी उसका पर्पस भी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। तो यहाँ पे चीजें भी जो है वो देखते हैं अब क्या डेवलप। गिवन द फैक्ट कि ये जो मैरीटाइम और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, इट इज बिकमिंग अ मेजर इशू, और ऑलरेडी साउथ चाइना सी में चीन को प्रॉब्लम दरपेश है, और वही एक रीजन है कि वो इन एनी केस साउथ चाइना जिस तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला प्रॉब्लम है, इसी तरीके से वहाँ पे स्टेट ऑफ मलाका है। तो मलाका डायलेमा जिसको बोलते हैं उसका गौल, अब वो तो वॉर टाइम्स की अपनी डायमेंशन उसकी डायनामिक्स होती हैं, बट मलाका डायलेमा जो है उससे उसका जो अल्टरनेट था कि ये जो हमारा गवादर और ये जो रोड वाले जो रूट्स हैं ये अवेलेबल होंगे चाइना को इन केस ऑफ हॉस्टिलिटीज। बट अब इसमें पाकिस्तान की भी काफ़ी इसमें कमजोरियां रही। हम वो तरीके जिस तरीके से हमें काम करना चाहिए था हम नहीं कर सके। अब चाइनीज़ की भी गालिबन प्रायोरिटीज ओवरऑल भी चेंज हुई है, BRI भी थोड़ा सा उसकी प्रायोरिटीज चेंज हुई है। CPEC तो अब बैक फेज पे चला, हुकूमत अब खुद कहती है कि CPEC हार्ड फेज से गुजर के अब सॉफ्ट फेज में चला गया, और ये जो है ये हार्ड फेज है। चलें यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो कीमतों में अब रोजाना की बुनियाद पर रद्दबदल होता है, हुकूमत कितना टैक्स ले रही है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब तेल की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दबदल होता है, और शहबाज इंटरेस्टिंगली आपको पता है कि मैं पाकिस्तान में नहीं था और लास्ट कंट्री थी नॉर्वे, और वहाँ पर तो वही सिस्टम है, डीरेगुलेटेड है, रोजाना की बुनियाद पर कीमतें ऊपर नीचे जाती हैं। और मैं जो तमाम फ्यूल स्टेशंस पर ऑब्जर्व कर रहा था तो काफ़ी वेरिएशन भी थी। मसलन उनकी अपनी करेंसी है, क्रोन उसे कहते हैं, कई जगहों पर 18 क्रोन फी लीटर तेल मिल रहा था पेट्रोल, और कई जगहों पे ऊपर 24 भी था, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर वो कीमतें तब्दील हो रही थी। बट एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे बताई गई, क्योंकि नॉर्वे में ऑफशोर ज़ाहिर के ऑयल वहाँ पे मिलता है, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मौजूदा गिवन जो रीजनल सिचुएशन है, आई डोंट नो कि मुझे वहाँ पे लोकल्स नहीं बताया कि इसमें जो हुकूमत है वहाँ के नॉर्वे की हुकूमत, हालांकि वहाँ पे टैक्सेशन बड़ी ज़्यादा है, कम अज़ कम तेल की मसनूआत पर आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई टैक्स नहीं ले रही। कामरान, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी आपके जाने के बाद, लेकिन इसमें डेवलपमेंट नाज़िन वही है। डेली जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो तो इसमें इतना इशू नहीं है, बट यहाँ पे जो फ़र्क पता क्या है, डीरेगुलेशन हुकूमत ने की नहीं की। डीरेगुलेशन अगर होती तो हुकूमत पेट्रोलियम डिवीजन या ओगरा जो है वो इसके हवाले से नोटिफिकेशन इशू ना करती रोज़ कीमतों तब्दीली का। ये खुद जो पेट्रोल से जो हमारी फ्यूल से रिलेटेड कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरी, ये खुद अपना जो इनकी जो कॉस्ट होती है उसकी बेस पे ये प्राइसेस में रद्दबदल भी कर रहे होते, और कंपटीशन भी होता। कहीं आपको 2-4 रुपए की कीमत कम मिल रही होती, कहीं ज़्यादा होती, तो कंज्यूमर के पास ये चॉइस होती। लेकिन चले, वो एक डेली जो प्राइस डिटर्मिनेशन की जो चीज़ है वो अपनी जगह पर। इसके साथ जो दूसरी चीज़ अब हो गई है वो ये कि टैक्सेस के अंदर भी आपने देखा है कि ये जो 2 दिन गुजरे हैं उसमें टैक्सेस में डेली की बुनियादों पर
तब्दीली जो है वो होना शुरू हो गई है। और इसके हवाले से जब मैंने चेक किया तो फैसला ये हुआ है कि जो हाई स्पीड डीजल है जिसके ऊपर पहले जो टैक्स था वो 70 रुपए फी लीटर उसके ऊपर लेवी थी, हुकूमत ने नाज़रीन अब ये फैसला किया कि 70 रुपए फी लीटर को वो ग्रेजुअली बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर जो है वो डीजल के ऊपर लेवी हुकूमत करने जा रही है। इसी सिलसिले की ये कड़ी थी। पिछले 2 दिनों में 2 रुपए 65 पैसे फी लीटर लेवी जो है वो पहले ही बढ़ाई जा चुकी है और इस सिलसिले यहाँ रुकेगा नहीं। और ये फैसला हुआ है वजारत खजाना के कहने के ऊपर और इसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि इस साल हुकूमत ने जो IMF से मुआहिदा के तहत उनकी जो रिक्वायरमेंट है पेट्रोलियम लेवी और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी से टैक्स इकट्ठा करने की, कुछ 1700 अरब रुपए से जायद की है। हर महीने हुकूमत को कोई 141 अरब रुपया इकट्ठा करना। लेकिन जो जुलाई के अदाद-ओ-शुमार सामने आए उसके मुताबिक जो जराए बता रहे हैं कि अभी तक जो पेट्रोलियम लेवी की जुलाई में कलेक्शन है वो 112 अरब रुपए हुई है। तो जो हदफ से जो कलेक्शन थी वो कम हुई है और इसी वजह से ये फैसला हुआ कि अगर हुकूमत IMF के प्रोग्राम में रहना है तो दोनों जो मसनूआत हैं और डीजल इसके ऊपर अब फी लीटर जो टैक्स होगा लेवी की मद में वो 80 रुपए होगा और 74 रुपए तक ये पहुंच चुका है। मजीद 6-6.5 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ेगी डीजल के ऊपर। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है। हुकूमत से जब बात की तो हुकूमत का ये कहना है कि हमारे पास चॉइस नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कंज्यूमर से आप बात करें तो कंज्यूमर ये कह रहे हैं कि हमारा कसूर नहीं है, हमने तो ये मुआहिदा IMF के साथ नहीं किया था, हम आलमी मंडी की कीमत भी दें और उसके साथ टैक्सेस भी दें। सूरत नाज़रीन आपके सामने है, हुकूमत की मजबूरियाँ अपनी जगह पे। जब तक मैं हमेशा से कहता हूँ पाकिस्तान इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, हम IMF से जान नहीं छुड़ाएंगे और हमारी इकोनॉमी इस काबिल नहीं हो जाएगी कि हमें IMF की जरूरत ना पड़े। इस किस्म की जो चीज़ें वो डेली की बुनियाद पर होती रहेंगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और कामरान यूसुफ को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।